तो आप सबको नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कल आप लोगों से लाइव आके बातचीत हुई और वास्तव में बड़ा अच्छा लगा। कुछ बहुत पुराने दोस्त, बहुत पुराने साथी जो इस प्रखर टू क्राइम फैमिली के शुरुआती सदस्य रहे, जैसे विशाल खान जी हो गए, अवंती होरो जी हो गई, और एक दीदी थी, उनका इंतज़ार मुझे था चूँकि शायद जब मेरे 15 या 20 सब्सक्राइबर थे तब से वो जुड़ी थी, आजकल पता नहीं कहाँ है। रूबी पांडा जी, तो अगर वीडियो आप देख रही हो तो प्लीज़ आज कमेंट कीजिएगा। तो उनका इंतज़ार था, हालांकि वो आ नहीं पाई, लेकिन आप लोग आए, आप लोगों से बातचीत हुई, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अपनापन दिखा और फिर से एक उत्साह मिली काम करने को लेके, क्योंकि बीच में थोड़ा सा डिमोटिवेट हो चुका था, ये सत्य है। इसीलिए मैं सोचा कि लाइव आऊँ, आप लोगों से बातचीत करूँ। तो उत्साह मिली, ऊर्जा मिली और उसी के साथ अब कहानी को शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश का एक बेहद मशहूर जिला है जबलपुर, और इसी जबलपुर में एक कपल रहा करता था, एक शादीशुदा जोड़ा। लड़के का नाम था शुभम चौधरी और लड़की का नाम था रेशमा चौधरी। साल 2020 में दोनों की शादी हुई थी। शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, दोनों इसी जबलपुर में रहा करते थे। 4 मई साल 2024, यानी कायदे से जोड़ें तो बामुश्किल 4 दिन पहले की बात है। 4 मई साल 2024 को दोनों मियाँ बीवी ये फैसला करते हैं कि आज चलो मायके चलते हैं। उसके बाद दोनों अपने अपने सामान को पैक करते हैं। मदर टेरेसा नगर में मायका था रेशमा का। दोनों मियाँ बीवी बोलेरो में बैठते हैं, बैठने के बाद निकलते हैं। निकलने के बाद लगभग शाम को ये लोग चलते हैं। उसके बाद एक जगह जाते हैं, वहाँ दर्शन करते हैं, दर्शन करने के बाद निकलते हैं। पहुँचते पहुँचाते लगभग रात के 10 बज जाते हैं। अब जैसे ही दोनों मियाँ बीवी मदर टेरेसा नगर में जहाँ मायका था वहाँ से 1 किलोमीटर पहले पहुँचते हैं, तभी अचानक से इनकी गाड़ी के ऊपर हमला हो जाता है। सामने 3 लोग आते हैं। मजबूरी में जो शुभम था वो गाड़ी रोक देता है। शुभम जैसे ही गाड़ी रोकता है फ़ौरन तीनों लोग हमला करते हैं। हमला करने के बाद शुभम को बुरी तरीके से मारते पीटते हैं, शुभम के ऊपर पत्थर से वार करते हैं। शुभम बेहोश हो जाता है, लगभग 20 मिनट तक बेहोश रहता है। 20 मिनट बाद जब उसे होश आता है तो आने के बाद देखता है कि गाड़ी के पास जो रेशमा है वो गिरी पड़ी है। अब ये चीज़ जैसे शुभम देखता है एकदम बदहवास रेशमा को उठाता है, उसको जगाने की कोशिश करता है। इत्तेफाक से पानी की बोतल ये लोग साथ लाए थे, चूँकि सफ़र लंबा था, तो पानी की बोतल से पानी के छींटे मारता है, लेकिन ना ही रेशमा कुछ रिस्पॉन्स करती है, ना ही आंखें खुलती हैं। शुभम परेशान, सुनसान रास्ता, करे क्या। जैसे तैसे करके रेशमा को उठाता है, अपनी उस गाड़ी में डालता है। डालने के बाद पहले भाग के मायके पहुंचता है रेशमा के। वहाँ पे जो सास ससुर थे, साला था, उसको बताता है सब कुछ कि कैसे कैसे क्या हुआ। फ़ौरन ये लोग भी गाड़ी में बैठते हैं, आनन फानन में लेके हॉस्पिटल जाते हैं। हॉस्पिटल में जाने के बाद जैसे ही डॉक्टर रेशमा को चेक करते हैं, चेक करने के बाद बताते हैं कि रेशमा मर चुकी है। अब जैसे ही ये बात शुभम को पता चला कि रेशमा मर चुकी है, चाहे अब ससुराल वाले हों, चाहे मायके वाले हों, चाहे पति हो, तमाम लोग एकदम परेशान। अब चूंकि मामला ऐसा था कि रास्ते में कुछ लोग लूटने की नीयत से आए, आने के बाद उन्होंने मारना पीटना शुरू किया। शुभम को भी मारा, रेशमा को भी मारा, उसमें रेशमा की मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं अब ये मामला कत्ल का हो चुका था। मामला पुलिस में गया, पुलिस भी आती है। आने के बाद शुभम से पूछती है कि क्या हुआ और कहाँ हुआ। शुभम पूरा वाकया बताता है कि ऐसे ऐसे मैं आ रहा था, इस हिसाब से कुछ लोग आते हैं, गाड़ी के सामने खड़े हो जाते हैं, गाड़ी रोकनी पड़ी। रोकने के बाद मुझे पत्थर से मारते हैं, मैं बेहोश हो जाता हूँ। उसके बाद तमाम सामान को वो लोग लूटते हैं, जो पैसे थे उसे लूट लेते हैं, गाड़ी वगैरह को भी तोड़ फोड़ देते हैं। पुलिस वाले जब देखते हैं तो सच में गाड़ी का जो शीशा था सामने का, अगल बगल का, वो सब टूट चुका था। शुभम के सर से खून टपक रहा था, लिहाजा शुभम को भी डॉक्टर ने एडमिट किया, उसकी मरहम पट्टी की। उसके बाद अब पुलिस वाले चेक करते हैं लड़की की बॉडी को, यानी रेशमा की बॉडी को। देखने के बाद भी उसके शरीर पे उसी तरीके से चोट के निशान और गले पे निशान,
यानी मामला साफ था कि गला दबा के ही रेशमा की हत्या की गई है। अब ये मामला जब पुलिस वालों के संज्ञान में आया तो यहाँ पे दो बातें थी। पहला तो ये मामला कत्ल का था, तो जाहिर सी बात है कातिल को यहाँ पकड़ना था, और दूसरा ये कत्ल लूटपाट करते हुए हुआ। तो अगर ये खबर मीडिया में गई या फिर आसपास के लोगों तक पहुंची तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों की भद्द पिटनी तय है। क्योंकि अगर किसी पुलिस वाले के इलाके में लूटपाट हो जाए और उसमें किसी की जान चली जाए तो पुलिस महकमे के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि कत्ल तो आदमी घर के अंदर भी कर देता है, लेकिन लूटपाट सीधा सीधा पुलिस को एक तरह से चैलेंज। अब पुलिस वालों ने कहा कि चाहे जो हो हम इसे छोड़ेंगे नहीं। लिहाजा पुलिस वालों ने तफ्तीश शुरू की। सबसे पहले शुभम से पूछा कि वो जगह कहाँ थी। शुभम पुलिस वालों को लेके उस जगह पे जाता है। जाने के बाद वो जगह दिखाता है कि साहब यहाँ पे हुआ था। पुलिस वाले उस जगह को अच्छे से चेक करते हैं। फॉरेंसिक की टीम आती है। आने के बाद वहाँ की अच्छे से तलाशी लेते हैं। तलाशी लेने के बाद जो कुछ सबूत मिलते हैं उनको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद जांच पड़ताल और आगे बढ़ाते हैं। अब शुभम से पूछते हैं कि क्या तुम उन लोगों को पहचानते हो। शुभम कहता है कि नहीं साहब, मैं नहीं पहचानता, बस 3-4 लोग आए थे, उन्होंने हमला किया। हमला करने के बाद वो लोग भाग गए और मैं बेहोश था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। पुलिस वालों ने पूछा अच्छा एक बात बताओ, उन्होंने क्या पहन रखा था। इसके बाद शुभम ने उन तीनों के कपड़े बताए। उसके बाद फिर पूछा कि वो लोग किस डायरेक्शन से आए थे। शुभम ने वो भी बताया। फिर ये भी पूछा कि किस डायरेक्शन में वो लोग भागे। शुभम ने ये भी बताया। अब जितनी जानकारी शुभम दे सकता था वो तमाम जानकारी शुभम ने दे दी। अब यहाँ से काम पुलिस का शुरू होता है। पुलिस वाले अब सबसे पहले एक काम करते हैं, आसपास के जितने घर थे हर एक घर पे जाते हैं और जाने के बाद पूछताछ करते हैं कि क्या आपने किसी को भागते हुए देखा है। अब पहले घर पे जाते हैं, दूसरे घर पे जाते हैं, तीसरे घर पे जाते हैं, सेम तरह का सवाल पूछते हैं कि क्या इस इलाके में कोई ऐसा था जो रात को भाग रहा हो, इस कलर का उसने शर्ट पहना हो, इस कलर का उसने जीन्स पहना हो। अब तमाम लोगों से पूछताछ हो रही थी, तमाम लोग एक सिरे से नकार रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं। इसके बाद पुलिस वालों ने एक काम और किया। उन्होंने सोचा कि चलो घर वाले तो अक्सर रात के 10 बजे तक घर के अंदर हो जाते हैं, दुकान वालों से पूछते हैं, क्योंकि कई ऐसी दुकानें होती हैं जैसे मेडिकल स्टोर हो गया, कुछ और ऐसी चीज़ें जो देर रात तक खुली रहती हैं, तो एक बार इनसे पूछ लें। इसके बाद पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि क्या आपने इस सड़क से किसी को भागते हुए देखा। उन्होंने फिर मना किया, कहा कि नहीं। लगभग सैकड़ों ऐसे लोग थे, सैकड़ों ऐसे घर थे जहां पुलिस वाले जाते हैं और रात में ही जाते हैं और जाने के बाद पूछते हैं कि क्या आपने किसी को भागते हुए देखा। चाहे जितनों से ये सवाल पूछा सबसे सेम जवाब मिला कि नहीं देखा। अब पुलिस वाले क्या करें। अब चाहे सड़क के इस तरफ चाहे सड़क के उस तरफ लगभग सैकड़ों घर से पूछताछ हो चुकी थी। लगभग 20 से 30 ऐसे कैमरे थे, उनको खंगाला जा चुका था। तमाम ऐसे दुकान वाले थे जो देर रात तक खुले रहते थे, उनसे भी पूछताछ कर ली, लेकिन ना ही कोई ऐसा शख्स मिला जिसने किसी को भागते हुए देखा, ना ही कोई ऐसा कैमरा था जिसमें कुछ कैद हुआ हो, और ना ही कोई सबूत मिला, ना ही कोई सुराग मिला, और ना ही इससे पहले इस पूरे इलाके में इस तरह की लूटपाट की कोई घटना घटी थी। पुलिस वाले परेशान, बदहवास अपने तरीके से तफ्तीश कर रहे, अपने तरीके से छानबीन कर रहे, लेकिन ना ही कोई सबूत हाथ लग रहा, ना ही कोई सुराग हाथ में लग रहा। इधर परिवार वालों को रो रो के बुरा हाल। अब पुलिस वाले क्या करें। अब तमाम तरह से जो तफ्तीश थी जब वो करके थक जाते हैं तब उनके जहन में एक दूसरा आइडिया आता है। उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, जब हमारा मैनुअल ऑपरेशन नहीं सफल हो रहा है तो थोड़ा सा टेक्निकल काम करते हैं और चेक करते हैं कि इस इलाके में कितने नंबर उस टाइम एक्टिव थे। एक बार उनकी कॉल डिटेल वगैरह भी हम खंगाल लेते हैं और साथ ही जितने नंबर एक्टिव थे उनकी लोकेशन चेक करते हैं कि कौन से डायरेक्शन में कौन सा नंबर गया है। अब पुलिस वालों ने ये काम करना शुरू किया। सबसे पहले उस पर्टिकुलर लोकेशन जहां पे ये क्राइम हुआ था वहां का लोकेशन जब खंगाला तो वहां पे टोटल 5 नंबर एक्टिव मिले, एक रेशमा का, एक शुभम का और 3 अननोन। अब जैसे 3 अननोन के बारे में पता चला तो पुलिस वालों को यकीन हुआ कि चलो 3 लोग तो थे जैसा शुभम ने बताया। उसके बाद फिर उन्होंने पता करना शुरू किया कि ये 3 लोग थे कौन।
अब इन तीनों के बारे में कुंडली खंगाली जाने लगी कि ये कहाँ से आए, कहाँ गए, किसके साथ भागे, किस डायरेक्शन में गए। तो जब ये चीज़ खंगाली गई तो एक बड़ी हैरान करने वाली चीज़ पता चली। दरअसल ये जो तीनों नंबर थे, ये ऐसा नहीं था कि रेशमा और शुभम वहाँ पहले पहुँचे, ये लोग बाद में आए, या फिर ये लोग पहले पहुँचे, ये दोनों नंबर बाद में आए। ये तीनों नंबर सेम लोकेशन से शुभम और रेशमा के साथ चल रहे थे, जहाँ से शुभम और रेशमा अपने घर से निकलते हैं। अब यहाँ पे केवल दो ही बातें हो सकती हैं, या तो इनकी रेकी वहाँ से हो रही जहाँ से ये लोग निकले थे, और या फिर ये लोग एक ही गाड़ी में थे। इसके बारे में अब शुभम से पूछताछ हुई कि क्या आपने किसी को पीछे आते देखा। शुभम ने कहा नहीं, ये लोग सामने से आए थे। अब एक तरफ टेक्निकल टीम कह रही है कि जो तीनों नंबर थे गाड़ी के साथ पैरेलल चल रहे थे। शुभम कह रहा है कि ये तीनों जो थे सामने से आए थे। अब ऐसे कैसे? इसके बाद फिर पुलिस वालों ने शुभम से पूछा कि अच्छा ये लोग किस डायरेक्शन में भागे थे। शुभम ने एक डायरेक्शन बताई। उसके बाद फिर जब चेक किया गया तो फिर ये भी डायरेक्शन अपोजिट निकली। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शुभम पे डाउट होना शुरू हुआ। उन्होंने फिर पूछा कि क्या हुआ था, पूरा सही सही बताओ। शुभम ने कहा कि वो लोग आए, आने के बाद मेरे ऊपर हमला किया, मेरी बीवी के ऊपर हमला किया। उसके बाद पहले मुझे लूटा, उसके बाद बीवी को लूटा, और जब जाने लगे तब मुझे पत्थरों से मारा। अब ये तीसरा स्टेटमेंट जब पुलिस वालों ने सुना, पहले स्टेटमेंट में शुभम ने कुछ और कहा, दूसरे में कुछ और कहा, और तीसरे में शुभम कुछ और कह रहा था। अब पुलिस वाले परेशान, या तो तमाम सबूत, तमाम चीज़ें सब गलत कह रही हैं, और या तो अब शुभम गलत कह रहा। तो शुभम ही गलत कह सकता है, क्योंकि पहले तो सैकड़ों घरों में पूछताछ हुई, दुकान वालों से पूछताछ हुई कि क्या किसी को भागते देखा, उन्होंने इनकार किया। टेक्निकल टीम कह रही, सर्विलांस कह रहा है कि तीनों नंबर जो थे, तीनों जो फ़ोन एक्टिव थे गाड़ी के साथ आए। इधर शुभम कह रहा है कि वो लोग सामने से आए, यानी अपोजिट डायरेक्शन से। पहले स्टेटमेंट में उसने कुछ और कहा, दूसरे में कुछ और कहा, तीसरे में कुछ और कहा। तो पुलिस वालों को लग गया कि हो ना हो इस पूरे क्राइम में शुभम का कुछ योगदान जरूर है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसे डायरेक्ट हाथ डालने से अच्छा है कि थोड़ा और तफ्तीश कर ही लेते हैं। उसके बाद पुलिस वालों ने शुभम की कॉल डिटेल चुपके से खंगाली। जब शुभम की कॉल डिटेल चुपके से खंगाली तो उसमें 3 नंबर मिले। एक नंबर था प्रहलाद सिंह का, दूसरा था शिब्बू का, और तीसरा था अनुराग का। और ये वही 3 नंबर थे जो लगातार गाड़ी के साथ पैरेलल चल रहे थे, उस क्राइम सीन पे भी मौजूद थे। उसके बाद अपोजिट डायरेक्शन में भागे थे। फिर क्या था, और कोई सबूत सुराग चाहिए ही नहीं था। पुलिस वाले पहले प्रहलाद, शिब्बू और अनुराग को गिरफ्तार करते हैं। उसके बाद जब उनसे पूछते हैं तो उन्होंने वही नाम लिया जिस नाम का उम्मीद था, और वो नाम किसी और का नहीं था, शुभम का ही था। इसके बाद पुलिस वाले शुभम को भी गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करने के बाद जब पूछताछ शुरू होती है तो एक बेहद अजीब और बेहद हैरान करने वाली कहानी निकल के सामने आती है। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है साल 2020, यानी जब शादी हुई थी। दरअसल साल 2020 में शुभम और रेशमा की शादी हुई। शादीशुदा ज़िंदगी बेहद बढ़िया चल रही थी, ना कोई लड़ाई, ना कोई झगड़ा। शादीशुदा ज़िंदगी आगे भी बढ़ी, एक बच्चा भी हुआ। लेकिन इसी दौरान शुभम की ज़िंदगी में एक लड़की आ जाती है जिसे वो प्यार करने लगता है। उस लड़की का नाम मोनिका था। अब मोनिका को वो पसंद करने लगा, मोनिका को वो प्यार करने लगा। अब कुछ दिन तक तो ये चीज़ें छुप छुपा के चली, लेकिन वक्त के साथ साथ इस बारे में रेशमा को भी भनक लगी। अब कोई भी महिला होगी, जब उसे पता चलेगा कि उसका पति किसी और से बात करता है या फिर किसी और के साथ रिलेशन में है, तो बर्दाश्त तो कर नहीं पाएगी। सेम चीज़ रेशमा के भी साथ हुई। जब रेशमा को पता चला तो रेशमा को बर्दाश्त नहीं हुआ ये बात कि उसका पति किसी और से बात करे। उसने पहले अपने पति को मना किया, पति नहीं माना। उसके बाद उसने लड़ाई झगड़ा किया, कहा कि तुम गलत कर रहे हो, फिर भी शुभम नहीं माना। तो जब रेशमा एकदम हार जाती है तो कहती है कि अगर तुम अब बात करोगे या फिर किसी और लड़की के साथ संबंध में रहोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी और अपनी जान दे दूँगी। अब शुभम जब ये शब्द सुनता है तो सुनने का डर जाता है, और डरने के बाद उसे ख्याल आता है कि अगर इसने कुछ भी किया तो पूरा इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ जाएगा। अब पत्नी ब्लैकमेल कर रही है, धमकी दे रही है। शुभम अपनी आदतों से बाज जाने वाला नहीं था। उसके जहन में महज एक चीज़ थी कि मैं मोनिका को तो नहीं छोड़ूंगा। तो फिर उसके दिमाग में एक आइडिया है कि कुछ ऐसा करते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, यानी रेशमा से पीछा भी छूट जाए और मेरा नाम भी ना आए। तब इसके लिए उसने 3 दोस्तों को भरोसे में लिया, प्रहलाद, शिब्बू और अनुराग।
और इन तीनों को कहा कि मेरे पास 60,000 रुपये हैं और तुम्हें ऐसे ऐसे कत्ल करना है। तीनों भाई जिगरी यार, उन्होंने कहा ठीक है कर देंगे। पूरा प्लान बना। प्लान के तहत 4 मई को रेशमा को लेकर शुभम निकलता है और रास्ते में प्रहलाद, शिबू, अनुराग को बैठा लेता है। पूरा अपना इलाका पार करता है और जब मदर टेरेसा नगर से 1 किलोमीटर पहले पहुंचता है, जहां इलाका पूरा सुनसान था, वहां पे ये तमाम लोग गाड़ी से उतरते हैं। रेशमा को भी उतारा जाता है। पहले तो रेशमा की पिटाई की जाती है, उसके बाद रेशमा भी बचने की कोशिश करती है। इसके बाद ये लोग मिल के गला घोट के उसका कत्ल करते हैं। कत्ल करने के बाद अब यहाँ पे दूसरा खेल शुरू होता है कि कत्ल को लूटपाट कैसे दिखाया जाए। तो सबसे पहले एक डंडे से उस गाड़ी के शीशे पे हमला किया जाता है, मानो ऐसा लगे कि ये लोग आ रहे थे। लुटेरे सामने खड़े होकर पहले शीशे पे वार करते हैं, जिस वजह से मजबूरी में शुभम को गाड़ी रोकनी पड़ी। इसके बाद अब ये भी सवाल था कि अगर रेशमा को कुछ हुआ तो शुभम को क्यों कुछ नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने दूसरा काम किया, शुभम की भी पिटाई करी और एक बड़े पत्थर से इस कदर मारा कि सच में लगे कि गहरा वार है। शुभम भी अब इंजर्ड हो गया, लेकिन अभी भी मन में एक डाउट था कि जो शुभम है, अगर अभी लेके अपनी बीवी को चला जाए और पता चले उसमें जान बाकी हो तो फिर उसने एक तीसरा काम किया। लाश को लेके अलग अलग गलियों में अपनी उसी गाड़ी से घूमता रहा, तब तक जब तक उसे यकीन नहीं हो गया कि अब रेशमा मर चुकी है और उसकी बॉडी एकदम ठंडी हो चुकी है। लगभग 12 बजे तक वो घूमता रहा अलग अलग गलियों में, अलग अलग सड़कों पे। उसके बाद जब उसे पुख्ता यकीन हो गया कि अब रेशमा मर चुकी है, तब रेशमा को लेके अपने ससुराल जाता है, यानी रेशमा के मायके। वहाँ जाने के बाद पूरी नौटंकी करता है। उसके बाद साले, सास, ससुर ये सब मिल के हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वहाँ पे डॉक्टर वही बताते हैं जो हो चुका था। इसके बाद सुबह अपना इलाज करवाता है। इसके बाद फिर मामला पुलिस में जाता है। पुलिस वालों के सामने भी सेम नाटक करता है कि किस हिसाब से लूटपाट करने आए थे, किस हिसाब से क्या चीज़ें हुई। उसके बाद तब जाके अंत में पुलिस वाले जब अपने पे आते हैं, तब जाके ये केस सुलझता है। तो एक लड़की से प्यार, उसमें एक पति अपनी पत्नी को मरवाने पे उतारू, 60,000 रुपये में 3 लोग अब कत्ल कर देते हैं। तो आप सोच के देखिए कि आज के टाइम में एक जान की कीमत कितनी रह गई है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी सच्ची कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।